वो वाले एनीमे तो आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे जहां हीरो और डीमन लॉर्ड के बीच फाइट होती है और फाइट में डीमन लॉर्ड मारा जाता है। लेकिन ये एनीमे थोड़ा अलग है क्योंकि डीमन लॉर्ड के मरने के ही बाद ये एनीमे शुरू होता है। तो हमारा डीमन लॉर्ड ही इस एनीमे का हीरो है जो 500 साल बाद फिर से जिंदा होता है ईयर 2099 फ्यूचर वर्ल्ड में, जिसको देख के वो हैरान है। और अभी डीमन लॉर्ड थोड़ा कमजोर है, इसलिए वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए ही अपने पुराने दुश्मन की हेल्प लेता है, मतलब हीरो की। तो डीमन लॉर्ड की लाइफ फ्यूचर वर्ल्ड में कैसी जाती है, और हाँ, फ्यूचर वर्ल्ड में अपना हीरो एक यूट्यूबर बनता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अर्थ एक मैजिकल दुनिया जहां में एक बहुत लंबी वॉर चल रही थी मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच। मॉर्टल मतलब इंसान जिनके पास लिमिटेड दिन होते हैं और जो कभी भी निपट सकते हैं, और दूसरे हैं इमॉर्टल मतलब अमर लोग जो हर बार मरने के बाद बीजीएमआई के रिकॉइल के जैसे जिंदा हो जाते हैं। और ये अजीब सा वॉर कौन जीतने वाला है उसका फैसला दोनों रेसेस के सबसे मजबूत इंसानों के बीच होने वाली लड़ाई से तय होने वाला है। ये है नल्ला हीरो ग्राहम जो एक ह्यूमन हीरो है, और दूसरी तरफ है हमारे एनिमे का हीरो जो इमॉर्टल वेल्टो है जो एक डीमन लॉर्ड है। वैसे तो वेल्टो के अगेंस्ट जीत पाना नामुमकिन है क्योंकि वो एक इमॉर्टल है, पर ग्राहम के पास एक होली सॉर्ड है जो एक इतना पावरफुल अटैक करती है जिससे वेल्टो की रीजनरेशन वाली पावर को भी बैगन का पकौड़ा बना देती है। मतलब अब हमारा हीरो मरने वाला है। मरने से पहले वेल्टो ने नल्ले ग्राहम की तारीफ की और बोला, लॉन्डे तुम पावरफुल तो बहुत हो, लेकिन मेरे ऊपर थू है कि मैं तेरे जैसे कांच की गिलास से हार गया। अरे मतलब जो कभी भी मर सकता है, मतलब एक ह्यूमन से, और इसका मुझे बहुत दुख है। अपने अंतिम शब्दों में वेल्टो ने कसम खाई कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, रिकॉइल हो और अपना बदला लेगा, और तब वो पूरी दुनिया की कह के ले लेगा। और इसी के साथ वो दुनिया से चला जाता है। फिर सीन 500 साल बाद शिफ्ट होता है। वेल्टो एक बार फिर से रिकॉइल होता है और वेल्टो को रिकॉइल करने वाली उसकी आइटम जनरल माकिना है जो उसका स्वागत करते हुए झुकती है और कहती है कि मास्टर आई एम रियली सॉरी, मैं आपको पूरे 500 साल गुजरने के बाद रिकॉइल कर रही हूँ। और माकिना शर्मिंदा होकर माफी मांगती है कि वो वेल्टो का स्वागत बिकनी पहन के नहीं कर पाई, लेकिन वेल्टो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिकनी से वो बोर हो गया है और कहता है माकिना तुम फॉर्मल कपड़ों में भी आइटम लग रही हो, टेंशन नहीं लो। और वो बस खुश है कि माकिना ने उसे रिकॉइल टावर बंद होने के पहले रिकॉइल कर दिया। लेकिन वेल्टो हैरान है कि वो इस कचड़ा फेंकने वाली जगह में रिकॉइल क्यों हुआ है। लेकिन वेल्टो तो है कमीनों का राजा, सॉरी मतलब डीमन का राजा, तो वो जिंदा होने के बाद फिर से दुनिया को तबाह और हासिल करने का प्लान बनाता है। लेकिन ये नल्ला प्लान सुन के माकिना ने उसे बताया कि 500 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। 80 साल पहले अल्ट और अर्थ के बीच एक बड़ी तबाही हुई जिसमें दोनों वर्ल्ड एक हो गए, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम कभी नहीं हो पाए। इसी तबाही के कारण 90% पॉपुलेशन निपट गई और नेशनल गवर्नमेंट के घोड़े लग गए, और अब सभी शहर इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट की तरह काम करते हैं। और कुछ छोटे वॉर के अलावा दुनिया काफी पीसफुल है, मतलब कोई भी वेल्टो के जैसे दुनिया जीतने का प्लान नहीं बना रहा। माकिना उसे ऊपर ले जाके नई दुनिया दिखाती है और वेल्टो इस नए फ्यूजन वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी और मैगी टेक देखकर हैरान परेशान हो जाता है और सोचता है बताओ किसी जमाने में ये इंसान कीड़े मकोड़े थे मेरे सामने, और अब देखो इतने खतरनाक टेक्नोलॉजी से ये मुझे फिर से निपटा सकते हैं। ये सब देखने के चक्कर में वेल्टो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और माकिना उसे हटा के माफी मांग लेती है। पर जब वेल्टो देखता है कि लोग माकिना जैसे आइटम लड़की और 6 डार्क पियर्स के मेंबर को भी नहीं पहचान रहे तो वो गुस्सा हो जाता है और एक ग्रैंड मैजिक स्पेल यूज करता है। माकिना उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वेल्टो उसकी नहीं सुनता। लेकिन जब लोग स्पेल को इग्नोर करके उसे नल्ला और छपरी बोलने लगते हैं और एक अलार्म बजता है जिसका मतलब ठुल्ले आने वाले हैं, तो माकिना उसे भागने को बोलती है। जब दोनों दुम दबा के भाग रहे थे तभी वेल्टो एक आदमी को देखता है जो बिल्कुल नल्ले ग्राहम जैसा लगता है, लेकिन माकिना उसे खींच के ले जा लेती है। सेफ होने के बाद माकिना उसे बताती है कि इमॉर्टल को अब दुनिया ह्यूमन राइट के लायक नहीं समझती। जब वर्ल्ड फ्यूज हुए थे तो इमॉर्टल को हर जगह से भगाया गया, पर मेजर इंडस्ट्रीज ने उनको मारना शुरू कर दिया और एंटी इमॉर्टल वेपन बनाए जिससे मॉर्टल को खत्म किया जा सकता था। और अब लगभग ऑलमोस्ट सभी इमॉर्टल खत्म कर दिए गए हैं। ये सब सुन के वेल्टो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वेल्टो बाकी के 6 डार्क पियर्स मतलब जनरल के बारे में पूछता है। माकिना बताती है उनका कोई अता पता नहीं है, कोई जिंदा है या मर गया। उसे सिर्फ जैनो के बारे में कंफर्म है कि वो मर गया है। जैनो ने अपनी जान दी ताकि माकिना वेल्टो के रिकार्नेशन रिचुअल को कर सके। माकिना की
वफादारी के लिए वेल्टो से शुक्रिया अदा करता है और उसको चौको देने का भी वादा करता है। लेकिन जब वेल्टो मार्कस का नाम लेता है तो माकिना घबरा जाती है और बात को टालने की कोशिश करती है और कुछ खाना लेने चली जाती है। तभी एक लड़की जो हैकिंग कर रही थी, मतलब न्यूज की जगह डाटा ट्रांसफर करने वाली वीडियो चला देती है। अभी भी समझ नहीं है, अरे पटना रेलवे जंक्शन में जो चली थी ना वही वाली वीडियो। और ये अज्जू भाई वाली हैकर लड़की वेल्टो के रेडार पर आ जाती। लड़की के टैलेंट को देखकर वेल्टो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो लड़की थोड़ी नहीं बहुत बड़बोली होती है, जैसे किसी किसी की गर्लफ्रेंड होती है ना वैसे टाइप की, जिसकी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेल्टो से मार्कस के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि मार्कस एक बड़ी कंपनी का CEO है और एक बिल्डिंग में जाने को कहती है जहां उसको मार्कस मिल सकता है। वेल्टो मार्कस के टावर पर पहुंचता है जहां एक पिंकी रोबोटो से हाय हाय बोलता है। वेल्टो रिसेप्शनिस्ट पर जाकर मार्कस से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और तभी वहां मार्कस की प्राइवेट सेक्रेटरी उसे लेने आती। वैसे ये लड़की देखने में तो आइटम है कि नहीं बताओ, और हमारे हीरो की नजर भी उसके तरबूजों में ही है। टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद वेल्टो मार्कस को देखकर उसे खड़े होने को कहता है क्योंकि वो डीमन लॉर्ड जो है, पर मार्कस अपनी कुर्सी से नहीं उठता। जब वेल्टो मार्कस पर अटैक करता है तब उसकी असिस्टेंट वेल्टो पर तलवार से हमला करके उसका काट देती है हाथ, जिससे वेल्टो बहुत देर बाद रीजनरेट होता है। फिर मार्कस मजाक उड़ाते हुए कहता है, अबे नल्ले और कमजोर राजा जिसका लेग पीस भी बहुत कमजोर है, मैं क्या तेरे लिए उठूं, मेरा तेरे लिए ना उठाए। हाथ की बात कर रहा हूँ गंदे लोग। और मैं इमॉर्टल किंगडम को फिर से बनाने में हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है अब यहाँ से जाओ नहीं तो निपटा दूंगा बाकी इधर से। फिर जब वेल्टो मार्कस को दिखाना चाहता है कि डीमन लॉर्ड का गुस्सा क्या होता है, तब मार्कस वेल्टो के मैजिक को कास्ट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे तुम लोग अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो रिलेशनशिप में। फिर मार्कस कहता है कि वेल्टो इस दुनिया में अब नल्ला और कमजोर और पुराना हो चुका है, इसलिए माकिना को मुझे दे दे, तेरे कुछ नहीं होने वाला नल्ला कहीं का। फिर मार्कस अपने नेक पर एक इम्प्लांट दिखाता है जिसका नाम फैमिलिया है। मार्कस समझाता है कि ये डिवाइस स्पेल कास्टिंग की प्रोसेस को बहुत आसान और फास्ट कर देता है और अब इंसान AI की मदद से सुपर स्पीड में स्पेल कास्ट कर सकते हैं, और इंसान ही नहीं बल्कि किसी भी रेसेस के लोग स्पेल कास्ट कर सकते हैं। पर दुख की बात यह है कि फैमिलिया इमॉर्टल के लिए नहीं बना, इसलिए वेल्टो इस डिवाइस का यूज नहीं कर सकता। आगे मार्कस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो हमेशा से वेल्टो का काटना चाहता था सर। वेल्टो समझ जाता है कि वो इतने सालों से एक सांप को पाल रहा था, इसलिए वो मार्कस पर हमला कर, लेकिन मार्कस वेल्टो के मैजिक को डिस्ट्रॉय करके अपने मैजिक से वेल्टो को बहुत पेलता है। वेल्टो जान बचाने के लिए टावर से कूद जाता है और अब वेल्टो रीजनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो चुकी है पहले से, क्योंकि उसने अभी तक किसी की नहीं ली, मतलब उसके पास माना बहुत कम है ना। वैसे इस एनीमे में माना नहीं ईथर मैजिक का पावर सोर्स है। सोचा बता दूं तुम लोगों को। और सोने पे सुहागा तब होता है जब वेल्टो एक रैंडम इंसान कम गैंडे से टकरा जाता है, और इतना ही नहीं उसके साथ फाइट में वो हार जाता है। बताओ क्या डीमन लॉर्ड बनेगा रे तू, कचड़ा सेठ बन जाना चाहिए वेल्टो तेरे को, कचड़ा सेठ। लेकिन माकिना उसे दोबारा ढूंढ लेती है। मुंबई की मेट्रो में वो वेल्टो को मार्कस के धोखा देने की बात ना बताने की वजह से उसे सॉरी बोलती है। फिर वो दोनों माकिना के घर आते हैं। पहले तो ये देख के वेल्टो को खुशी होती है कि 500 साल बाद भी माकिना के पास एक बड़ा मैंसन है, लेकिन माकिना वेल्टो के सपनों में पानी फेरते हुए बोलती है, मालिक ये छोटा डिब्बा हमारा घर है क्योंकि बड़ा वाला मेरी औकात के बाहर है ना, आई एम रियली सॉरी। और अपने छोटे से अपार्टमेंट ले जाती है। वेल्टो सोचता है कि माकिना ने इतनी छोटी जगह में रहते हुए उसका 500 साल तक उसका वेट किया, वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे हक करते हुए डिसाइड करता है कि अब वो अपने दुश्मनों को दिखाएगा कि असली डीमन लॉर्ड कौन है। बहुत सेंचुरीज पहले माकिना को उसके टाइम के लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि वो एक इमॉर्टल है तो नेचुरली सब लोगों ने अपनी प्रॉब्लम का ब्लेम उस पर डालने लगे। फिर डिसाइड हुआ कि माकिना को एक वॉल्केनो में डाल दिया जाए आलू के जैसे उबालने के लिए। लेकिन जैसे ही माकिना लावा के पास पहुंची, एक ब्लैक स्मोक ने उसे निपटने से बचा लिया। और ये सब करने वाला और कोई नहीं वेल्टो था, जो अचानक कहीं से आया। और ऐसे ही वेल्टो और माकिना की पहली मुलाकात हुई थी। वेल को कोई दयावान नहीं है, वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि इस एरिया में एक आइटम इमॉर्टल है। और जब उसने माकिना को देखा वो उसे देखता ही रह गया। वेल्टो ने माकिना को एक ऑफर दिया कि वो अपनी बॉडी और सोल उसके लिए डेडिकेट कर दे। उस दिन के बाद से माकिना ने वेल्टो अपनी पूरी दे दी। लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। फिर प्रेजेंट में माकिना अपनी अलार्म के साथ उठती है और वेल्टो के जागने से पहले किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है, जैसा एक अच्छी वाइफ करती है वैसे ही। जब
सूप बॉईल हो रहा था। वो अपनी वर्चुअल असिस्टेंट एलेट को समन करती है। फिर एक छोटी क्यूट लड़की उसके सामने आती है जो आज का टाइम, डेट और वेदर का अपडेट उसको देती है। फिर उन दोनों की कुछ फालतू बातें होती हैं। ब्रेकफास्ट बनने के बाद वो वेल्टो को उठाकर खाना सर्व करती है। वेल्टो ने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था, लेकिन स्मेल से ही वो समझ जाता है कि ये टेस्टी होगा। चॉपस्टिक से वो खाना खाता है और खाना सच में उसे पसंद आता है। माकिना उसकी तारीफ सुन के काफी खुश होती है और मन ही मन सोचती है पति के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से ही आता है। खाना खाने के बाद वेल्टो माकिना से पूछता है क्या उसे और इमॉर्टल के बारे में कुछ पता है। माकिना बताती है कि कुछ इमॉर्टल जो हंट से बच गए थे वो अभी तक कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले माकिना के क्लोज सर्वेंट ऑर्नर और पाल्म मिसिंग हो गए हैं। लेकिन उसको लगता है कि वो दोनों छुपे हुए हैं, ना कि मर गए हैं, लेकिन वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। वेल्टो पूछता है कि इमॉर्टल हंट अभी भी होते हैं क्या। माकिना बताती है कि हंट बहुत सालों पहले खत्म हो चुके हैं। वो हंट मार्कस के ऑर्डर पर स्टार्ट हुए थे जिससे मार्कस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाए, और अब मार्कस के पास इतनी पावर है वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, तो हंट की जरूरत उसको नहीं रही। लेकिन ह्यूमन अभी भी इमॉर्टल से डरते हैं और उनसे नफरत करते हैं। और जब माकिना अपने सर्वेंट के अपार्टमेंट चेक करने गई थी तो उसे वहां एक क्लू मिला, एक नोट जिसपे लिखा था इमॉर्टल फर्नेंस। वेल्टो जब उस नोट को पढ़ता है तब एकदम से उसकी ग्रीन टी गिर जाती है। इसका ये मतलब है कि वेल्टो अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हुआ। सिंपल सेड वो अभी भी बहुत नल्ला और कमजोर है जो अपने एक जनरल से पिट गया, और उसकी रीजनरेशन पावर वीक हो गई है, और नॉर्मल पावर में तो अभी वो बहुत ही ज्यादा नल्ला है। माकिना समझ जाती है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वेल्टो को अभी के फ्यूचर में कोई नहीं जानता, जिस वजह से उससे कोई नहीं डरता, और वेल्टो अभी हिस्ट्री बुक तक सीमित रह गया है और हिस्ट्री पढ़ना किसी को पसंद नहीं आता। रिकॉग्नाइजेशन के बिना उसकी पावर वापस नहीं आ सकती, लेकिन वेल्टो को लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर वो अपने आप को लोगों के सामने फिर से प्रूफ करे। और इसी के साथ वेल्टो डिसाइड करता है कि वो आसपास के नल्ले एरिया को एक्सप्लोर करेगा। माकिना कहती है कि मालिक आप मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलिए, और सबसे पहला काम माकिना वेल्टो के लिए मॉडर्न कपड़े लेने का करती है। वो एक मॉडर्न स्टोर के अंदर जाती है जहां माकिना वेल्टो का 3D स्कैन करवाती है, और बजट टाइट होने के कारण वो वेल्टो से माफी मांगती है। तो वेल्टो से कहता है कि उसकी नेचुरल ब्यूटी किसी भी आउटफिट में अच्छी लगेगी। माकिना अपनी वर्चुअल असिस्टेंट एलेट से हेल्प लेती है जो बजट और प्रैक्टिकलिटी के बेस में एक ट्रैक सूट रिकमेंड करती है। माकिना को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वेल्टो को वो ट्रैक सूट पसंद आ जाता है और जैकेट पे डीमन लॉर्ड लिखा होता है, और ये डिजाइन देख के वेल्टो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। शॉपिंग के बाद वेल्टो और माकिना एक फास्ट फूड शॉप पर आते हैं। वेल्टो माकिना से पूछता है कि फैमिलियर डिवाइस यूज करना कैसा लगता है। माकिना बताती है कि फैमिलिया एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस है जो मैजिक यूज करने को इजी बनाता है, और इसी की हेल्प से हम शॉपिंग और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और जिसके पास ये नहीं होता उसकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। लेकिन फैमिलिया होने के बाद भी माकिना की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पाकिस्तान की तरह गरीब ही है। वेल्टो माकिना का फैमिलिया इंस्पेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो माकिना के नेक के पास आता है, और 500 साल बाद मालिक का टच पाके माकिना गीली हो जाती है। फिर वेल्टो डिसाइड करता है कि वो एक जॉब करेगा। मेरे को लगा माकिना को गीला करेगा। वेल्टो की काम करने की बात सुन के माकिना बहुत हैरान है और कहती है कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, वो और ज्यादा शिफ्ट ले लेगी, दिन रात सुबह शाम काम करेगी। लीगल काम की बात कर रहा हूँ। अरे लेकिन वो वाला काम भी तो लीगल होता है ना। खैर स्टोरी में फोकस करते हैं। लेकिन वेल्टो माकिना को एक्स्ट्रा काम करने से मना करता है। उसके हिसाब से वो सिर्फ बैठ के माकिना पे डिपेंड नहीं हो सकता, मतलब अपने भाई को लड़की के पैसे पे नहीं पलना, और ऐसे में फ्यूचर के लोग उसको नल्ला विभूति ना समझने लगे। लेकिन काम करते करते वो दुनिया जीतने के मिशन को नहीं भूलने वाला, और वैसे भी अब टाइम चेंज हो चुका है इसलिए उसको काम तो करना ही होगा। माकिना वेल्टो को एक इमरजेंसी डिवाइस देती है जब वो जॉब ढूंढने के लिए निकलता है। वेल्टो को पता ही नहीं है कि वो किस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई करे। जब वो चिल्ला के लोगों से हेल्प मांगता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूं, तो एक आदमी उसे कमर्शियल गिल्ड जाके काम ढूंढने को कहता है, लेकिन गिल्ड वेल्टो को रिजेक्ट कर देता है उसके स्पेशल स्किल जैसे वाइड स्केल एनहाइलेशन मैजिक के कारण। और दूसरी बात, गिल्ड वाले वेल्टो की सभी बातों को फेक समझ रहे थे, जैसे वो एक डीमन लॉर्ड है वगैरह वगैरह टाइप की, और गिल्ड के रूल के अकॉर्डिंग फैमिलिया के बिना जॉब करना अलाउड नहीं है। फिर वेल्टो वापस घर आता है और डिप्रेस हो जाता है। वो माकिना की लैब पे अपना सर रखता है। बताओ ये करने का सपना मेरा सपना ही रह गया, छी ससुर। वेल्टो
वेल्टो माकिना से पूछता है कि क्या वो इस दुनिया में कुछ करने के लायक नहीं है। वेल्टो की इस बात का मतलब काम धाम से है, वो सब करने में तो अपना भाई एक्सपर्ट है। और माकिना उसे भरोसा दिलाती है कि मास्टर आप अभी भी सभी लोगों में सुपीरियर हो। तभी वेल्टो कहता है कि इस सब बात के बारे में हमें किसी और से भी पूछना चाहिए। तो ये सुन के माकिना को अपनी एक हैकर फ्रेंड टाकाहाशी की याद आती है। फिर सीने कैफे में आता है जहाँ मीटिंग होती है। टाकाहाशी वही पहले वाली बड़बोड़ी लड़की है जो वेल्टो से मिल चुकी है। टाकाहाशी वेल्टो को चेक करके कंफर्म करती है कि वो सच में एक जिंदा डीमन लॉर्ड है कि नहीं। वेल्टो टाकाहाशी को बताता है कि उसका काम उसको जॉब सजेस्ट करना है और टाकाहाशी का फैमिलिया इम्प्लांट माकिना के इम्प्लांट से थोड़ा अलग है, जिसको वेल्टो अपनी डीमन लॉर्ड आई पावर से एनालाइज करता है। ये सब देख के टाकाहाशी वेल्टो से इम्प्रेस होती है। वेल्टो उसे जॉब ऑप्शन के बारे में पूछता है। टाकाहाशी कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई इम्प्लांट नहीं है और तुम अभी भी नल्ले और कमजोर हो, लेकिन तुम हैंडसम और 500 साल पुराने डीमन लॉर्ड हो जिसमें लड़कियां फ्लैट हो सकती हैं, प्रेजेंट में तुम्हारे लिए एक ही जॉब बेस्ट है मेरे हिसाब से, एक यूट्यूबर स्ट्रीमर बनना। अरे मतलब अर्पित बाला, लेकिन वो तो टकला है ना। टाकाहाशी समझाती है कि स्ट्रीमर अपने वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कैरेमनाटी के जैसे गेम खेलना या अर्पित बाला के जैसे ज्ञान पेलना, और स्ट्रीमर को एड रेवेन्यू या डोनेशन के थ्रू पैसे मिलते हैं। और अभी टाकाहाशी के पास उसके अपने पुराने स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट भी पड़े हुए हैं। वो थोड़े आउटडेटेड तो हैं लेकिन काम चल जाएगा। और मान लो वेल्टो फेमस हो गया तो वो नए इक्विपमेंट खरीद लेगा। माकिना को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है कि वेल्टो स्ट्रीमिंग करे, क्योंकि ये काम एक रिस्की जॉब है। वही मम्मी लोग वाली बात, यूट्यूब से कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वही बातें हैं और कुछ नहीं। माकिना के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करना जैसा एक जमा ठमा काम अच्छा होता है, लेकिन टाकाहाशी का मानना है कि यूट्यूबर बनना वेल्टो के लिए एक अच्छी जॉब हो सकती है, क्योंकि वेल्टो की वॉइस और वो दिखता बहुत रापचक है और सोने पे सुहागा। वेल्टो का ऑरा भी पॉजिटिव में है, तो उसके स्टार बनने के चांस बहुत ज्यादा हाई हैं। जब टाकाहाशी ऐसा बोलती है तो माकिना भी मान लेती है कि वेल्टो हैंडसम तो है, लेकिन फिर भी उसको इस काम पे भरोसा नहीं है। लेकिन आगे माकिना एक प्रॉब्लम बताती है कि कुछ गेम वेल्टो बिना फैमिलिया के नहीं खेल पाएगा। मास्टर से फिजिकल कंट्रोल वाले गेम तो खेल ही सकते हैं। टाकाहाशी बोलती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के लोग अब गेम देखने के लिए स्ट्रीम नहीं देखते, वो स्ट्रीमर के लिए देखते हैं। वही पायल गेमिंग वाला सीन है फ्यूचर में और कुछ नहीं। माकिना वेल्टो से पूछती है कि वो क्या सोचता है, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह से वेल्टो टाकाहाशी का आइडिया मान लेता है। उस रात माकिना बाथरूम में होती है और वेल्टो इस दुनिया के इंटरनेट को रिसर्च कर रहा था। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये इंटरनेट दुनिया भर की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का सबसे फास्ट तरीका है, लेकिन साथ ही साथ ज्यादातर लोग या तो कैट वीडियो देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम में उल्टे सीधे वीडियो। और इसी से वेल्टो को लगता है कि लोगों के ओपिनियन बदलना बहुत आसान है। पर तभी माकिना बाथरूम से निकलती है, वो भी बिना कपड़ों के, और जब उसे समझ आता है कि वो घर में अब अकेली नहीं है तो वो तुरंत वेल्टो से माफी मांगती है और कपड़े पहन लेती है। वेल्टो उससे कहता है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और उसे लगता है कि माकिना की बॉडी ब्यूटीफुल है जिसको उसने कई बार देखा है, लेकिन अभी भी उसे अपने आप की बॉडी ज्यादा अच्छी लगती है। कमाल है भाई तू भी। फिर कुछ घंटों के बाद टाकाहाशी माकिना के घर आती है अपना पुराने इक्विपमेंट लेकर और वेल्टो के लिए सेटअप लगाने लगती है। उसके बाद वो वेल्टो को कंट्रोलर देती है और कुछ गेम खेलने को कहती है। जब टाकाहाशी उसे कंट्रोलर समझाने लगती है तो वेल्टो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी सब पता है, और कहता है कि फैमिलिया एनालाइज करने से ये कंट्रोलर सीखना काफी इजी था। वेल्टो ब्लड ब्रोन गेम खेलना डिसाइड करता है। तो ये देख के टाकाहाशी को याद आता है कि कितने सारे लोगों ने इस गेम की डिफिकल्टी के चक्कर में इस गेम को छोड़ चुका है, लेकिन उसे लगता है कि वेल्टो के एनालाइज स्किल से ये गेम इजी होगा। लेकिन गेम शुरू होते ही वेल्टो गेम में भी कुत्ते के जैसे मरने लगता है और उसको भी लगने लगता है कि ये गेम काफी डिफिकल्ट है। बहुत घंटों खेलने के बाद भी वेल्टो गेम में नूब का नूब ही रहता है और टाकाहाशी ही उसे नूब बोलने लगती है, और ये सब सुन के माकिना को अच्छा नहीं लगता। वेल्टो कहता है अभी उसको अच्छे से कंट्रोल समझ नहीं आए हैं, और ये सब देख के माकिना को डर है कि कहीं स्ट्रीमिंग करने का प्लान नाली में न चला जाए। लेकिन टाकाहाशी को लगता है कि इंटरनेट में लोगों को एक हॉट बंदे को नूबड़ागिरी देखने में बहुत मजा आएगा। टाकाहाशी वेल्टो को अपने लिए एक इंट्रो बनाने को कहती है जो मैंने अभी तक नहीं बनाया। वेल्टो कहता है कि क्या वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे सकता है, लेकिन टाकाहाशी मना करती है। उसके हिसाब से वर्ल्ड के
5 मिलियन स्ट्रीमर में से सिर्फ 1% पैसे कमाते हैं। तो अगर वेल्टो को सक्सेसफुल होना है तो उसे एक अच्छा इंट्रो बनाना ही होगा। माकिना कहती है कि वेल्टो अपने वॉर डिक्लेरेशन को अपना इंट्रो बना ले। ये सुन के वेल्टो अपने स्टाइल में बोलता है, पोलिस मॉर्टल यू शुड फील हॉनर टू बी इन माय प्रेजेंस। हिंदी मतलब ये है कि मूर्ख मनुष्यों, तुम्हें मेरी उपस्थिति में सम्मानित महसूस करना चाहिए। टाकाहाशी को लगता है ये इंट्रो ठीक तो है लेकिन इसको और अच्छा होना चाहिए। अब इससे अच्छा क्या कर ले भैया वो। और तब टाकाहाशी वेल्टो को स्ट्रीमिंग का क्रैश कोर्स देने लगती है और बोलती है कि हर दिन स्ट्रीम करना होगा चाहे कोई देखे या ना देखे। गंदी और गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलना वरना तुम्हें तुरंत बैन पड़ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, माकिना को कैमरे के सामने से आने से बचना होगा क्योंकि लोग उसे वेल्टो की गर्लफ्रेंड समझने लगेंगे, जिसको सुन के माकिना तो बहुत खुश है। टाइम के साथ वेल्टो पॉपुलर होने लगता है जिसके साथ साथ उसके हेटर भी बन जाते हैं जो उसकी स्ट्रीम में नेगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन वेल्टो उनके कमेंट को इग्नोर करता है बल्कि उनको एनकरेज करता है कि वो और नेगेटिव लोग जोड़े और उसको रोस्ट करें क्योंकि वेल्टो की पावर इससे आती है कि कितने लोग उसको जानते हैं और जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी उतना ही वेल्टो के लिए अच्छा है। हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ वेल्टो 1 मिलियन व्यूज और सब्सक्राइबर पूरे कर लेता है। बताओ वेल्टो भैया के 1 मिलियन हो गए और तुम सब मेरे 50K नहीं करवा रहे। सुन क्या रहे हो, जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। फिर वेल्टो अपनी लेटेस्ट स्ट्रीम में ब्लड ब्रोन 3 को नॉन स्टॉप खेल के कंप्लीट करने का चैलेंज लेता है। जब वो गेम क्लियर करता है तो फैंस उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। वो पहले और दूसरे पार्ट को कंप्लीट करके काफी ज्यादा प्रो हो गया था लेकिन थर्ड पार्ट दोनों पार्ट से ज्यादा डिफिकल्ट था लेकिन उसने इसे भी कंप्लीट कर ही लिया। स्ट्रीम बंद करके वेल्टो बाहर जाता है और खाना बनने से पहले माकिना से वापस आने को कहता है। फिर सिटी के स्लम से गुजरते हुए वेल्टो को नल्ला ग्राहम दिखता है। ग्राहम एक टाइम पर एक हीरो था लेकिन अब एक भूखा नंगा भिखारी लगता है। ग्राहम के हीरो बनने की स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि वो अपनी बीमार बहन की दवाई लेने जंगल में गया था लेकिन जब वो वापस आया तो वेल्टो के एक जनरल ने उसके पूरे विलेज को निपटा चुका था। मतलब पूरा विलेज धक 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 करके जल रहा था और तब से उसने वेल्टो से बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन अब ग्राहम बहुत थका हुआ है और पहले से ज्यादा नल्ला लगता है। वेल्टो ग्राहम से बात शुरू करता है और दोनों एक वुडन शॉप में जाते हैं। वहां ग्राहम कहता है कि वो अपने दुश्मन के साथ नूडल्स खा रहा है जो एक अजीब बात है। वेल्टो कहता है कि ग्राहम ने उसके भी बहुत से लोगों को पेला है तो दोनों लोग एक ही जैसे हैं। लेकिन अब उसे ग्राहम पर कोई गुस्सा नहीं है। वेल्टो क्यूरियस है कि ग्राहम इमॉर्टल कैसे बन गया, मतलब अमर। ग्राहम बताता है कि उसने अपनी मॉर्टलिटी नहीं दी पर गॉडेस मेलिना ने उसे इटर्नल यूथ की ब्लेसिंग दी है वेल्ट को मारने के रूप में, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। देखो भाई लोग, अगर किसी को इतनी इंग्लिश समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और हिंदी में करने की कोशिश करूंगा। फिर दोनों पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वेल्टो कहता है कि उसका वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान सिर्फ पीस अचीव करने के लिए था। लोग हमेशा डिफरेंट चीजों से डरते हैं इसलिए एक सिंगल रूलर ही पीस ला सकता है। ग्राहम को अब वेल्टो की ये बात सही लगती है लेकिन उसका मानना है कि लोग अपने आप का भी पीस नहीं ला सकते, मतलब ह्यूमन नल्ले होते हैं। इनडायरेक्टली यही बोल रहा है। वो आगे बताता है कि वेल्टो के मरने के बाद ह्यूमन एक दूसरे से ही लड़ने लगे पैसे और पावर की लालच में, जिसमें ग्राहम को भी बहुत से नेशन से फाइट करनी पड़ी, इसलिए उसे भी बहुत से ह्यूमन को मारना पड़ा जिनको उसने कभी डीमन से बचाया था। और इसी वजह से सभी लोग ग्राहम को विलन मानने लगे और धीरे धीरे दुनिया को हीरो की जरूरत नहीं लगी और सब उसको भूल गए। ठीक, कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। जिसके बाद ग्राहम वेल्टो को उस जैसे नल्ले को खाना खिलाने के लिए थैंक्स बोल के वहां से चला जाता है। जिसके बाद वेल्टो भी अपना काम करने निकलता है। रास्ते में वो टाकाहाशी को एक गली में प्रॉब्लम में देखता है जहां एक और उसे पेलने वाला था, सॉरी मतलब उसे पैसे के लिए धमकी दे रहा था। वेल्टो टाकाहाशी की हेल्प करता है और अब उसके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं जिससे उसकी पावर बढ़ चुकी है, तो वो अपने मैजिक से नल्ले और को हरा देता है। ये सब देख के टाकाहाशी वेल्टो को अपना बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देती है और वेल्टो भी इस ऑफर के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि ये काम करने से वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है। फिर वो दोनों एक वेयर हाउस आते हैं और यहाँ से टाकाहाशी को कुछ इंपॉर्टेंट आइटम चोरी करना है और वेल्टो का काम है गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन वेल्टो है तो नल्ला और दिमाग से कमजोर ही ना, इसलिए वो सीधा दरवाजा तोड़ के धड़ के अंदर घुस जाता है। वेल्टो एक सीक्रेट मिशन पर आया है जहां उसे टाकाहाशी के लिए एक मिस्टीरियस क्यूब लाना है। उसे एक टेबल के ऊपर एक क्यूब
क्यूब दिखता है और वो टाकाहाशी से कॉल के जरिए पूछता है कि आइटम यही आइटम लाना है ना। टाकाहाशी हाँ बोलती है, पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि वेल्टो भैया उससे बात कैसे कर रहे हैं जब उनके पास कोई फैमिलियर नहीं है। लेकिन वेल्टो फुल चौड़ में बोलता है। वेल्टो सुन के वेजिटेबल समझा क्या? अपन वेजिटेबल नहीं वर्जिन है। अरे सॉरी गलती हो गई, अपन वेजिटेबल नहीं वेरी इंटेलिजेंट है। तो वेल्टो ने अपने दिमाग का यूज करके फैमिलिया के कम्युनिकेशन ईथर कॉपी किया और वो अपने मैजिक की हेल्प से लोगों के साथ बात कर सकता है जैसे फैमिलिया की हेल्प से लोग करते हैं वैसे ही। बहुत इंटेलिजेंट है ना ये, इसलिए टाकाहाशी वेल्टो को समझाती है कि वो मिशन में किसी और को ना मारे और वेल्टो प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ सभी लोगों को बेहोश करेगा। बैटल के शुरू होने से पहले वेल्टो अपनी लाइव स्ट्रीम करने वाला इंट्रो देता है, पर याकुजा के लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्होंने कभी वेल्टो की स्ट्रीम तो देखी ही नहीं। ये सब जान के वेल्टो को लगता है कि वो अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ है, इसलिए उसे और भी कुछ अजीबोगरीब चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो और पॉपुलर हो जाए। लेकिन अभी इन नन्हे लोगों के लिए उसके मिलियन सब्सक्राइबर की पावर काफी होगी। एक याकुजा मेंबर मैजिक गन निकालता है और वेल्टो को पेलने के लिए फायर करता है, लेकिन वेल्टो स्ट्रेंथनिंग मैजिक का यूज करके बुलेट से बच जाता है। जैसे तुम लोग हेलमेट ना पहनने से पुलिस से बचते हो ना, वैसे ही। और जब उस आदमी की एमो खत्म हो जाती है तो वेल्टो अपना करिश्मा तन्ना वाला पावर दिखाते हुए एक के बाद एक सभी याकुजा मेंबर को बेहोश कर देता है। एक और याकुजा मेंबर मैजिक गन से नॉर्मल गन पर शिफ्ट करता है, पर टाकाहाशी एक इल्यूजन क्रिएट करके उसे अपने पार्टनर को शूट करवा देती है। हैकर है ना वो लड़की। वेल्टो सबको बेहोश करके क्यूब के पास पहुंचता है, लेकिन क्यूब लेने से पहले ही एक इनविजिबल अपोनेंट वेल्टो को पेलने के लिए उस पर अटैक कर देता है। तो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए वेल्टो उसका इनविजिबल चोगा फाड़ देता है, जिसके बाद पता चलता है चोगे के अंदर एक जायंट मेगा सूट है। टाकाहाशी बताती है ये एक 4th जनरेशन मैगिनो गियर है जो याकुजा के बजट के बाहर है और ये मेका रोबोट मार्कस की कंपनी के हैं। लेकिन अपने वेल्टो भैया मैका को देख के खुश हो जाते हैं और उनके साथ फाइट करना चाहते हैं और इसलिए वो मैजिक गन से मैका पर हमला करते हैं, लेकिन मैका को कुछ नहीं होता क्योंकि वो मैका जो है फिर वो क्लोज कॉम्बैट करने के लिए शॉट समन करता है। ये देख के मैका भी अपनी शॉट को गन में ट्रांसफॉर्म करता है। मान लो बीच फाइट में वेल्टो भैया अपना हथियार निकालते तो मैका सामने से हथियार कैसे निकालता? कुछ भी सोचता रहता हूँ। खैर स्टोरी आगे बढ़ाते हैं और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। फाइट के बीच मैका सीरियस हो जाता है, जैसा तुम लोग अपने रिलेशनशिप में हो गए हो, लेकिन सामने वाली लड़की नहीं हुई, सेम वैसे ही हाल है। और मैका वेल्टो का पहला एक हाथ काटता है, फिर उसका एक ही सर रहता है। पर ये सब बात मैका पायलट हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करता है कि टारगेट को मैंने निपटा दिया है, लेकिन तभी वेल्टो का सर बात करते हुए पायलट को डराता है। वेल्टो पायलट से कहता है अरे लॉन्डे तुम स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो, लेकिन तुम एक डीमन लॉर्ड को इतनी नल्ली पावर से नहीं मार सकते। फिर वेल्टो भैया अपने सर को अपने धड़ में लगाते हैं जो देखने में तो मेरे को अच्छा लगा। और इसके बाद वेल्टो अपना अल्टीमेट वेपन वर्नल समन करता है। वेल्टो के वेपन के ऑरा को देख के ही पायलट की फटके 4 हो जाती है। फिर वेल्टो अपने नेक्स्ट अटैक से मैका को खत्म कर देता है, लेकिन पायलट को जिंदा छोड़ देता है इंटेरोगेशन करने के लिए। वैसे इसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं है, उसने सर्वत छोड़ा है, लेकिन नल्ला पायलट एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोड एक्टिवेट करता है और अपनी जान बचा लेता है। फिर फटके 4 होने के बाद टाकाहाशी आके वेल्टो की कंडीशन चेक करती है और ये देख के हैरान है कि वो सर कटने के बाद भी जिंदा कैसे है। क्या तू चाहती थी मर जाए वो गंदी लड़की? और अब धीरे धीरे उसको यकीन होने लगता है वेल्टो कोई नल्ला और कमजोर नहीं बल्कि सच का डीमन लॉर्ड है। वेल्टो ने नल्ले मैका को हराया है जो एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसी मैका को वेल्टो ने अपने एक हाथ से हरा दिया, मतलब अकेले हरा दिया। फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि क्यूब में क्या है। टाकाहाशी एक रीडर निकाल कर डाटा एक्सेस करती है जिससे उनको एक लिस्ट मिलती है जिसमें वेल्टो के पुराने इमॉर्टल सबऑर्डिनेट के नाम है। ये देखकर वेल्टो परेशान हो जाता है कि क्या ह्यूमन फिर से इमॉर्टल को मारने वाले हैं क्या। और टाकाहाशी का क्लाइंट यू जो इस लिस्ट के बारे में डिटेल दे सकता है कॉल ही नहीं उठाता, जैसा मेरा दोस्त नहीं उठाता काम के टाइम पे। वैसे बता दूं वो दोस्त मैं हूँ। फिर वो दोनों उससे मिलने उसके अपार्टमेंट जाते हैं। टाकाहाशी सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके अंदर जाती है, लेकिन यू का रूम उसे अनलॉक मिलता है जो बड़ी अजीब बात है क्योंकि यू बहुत सतर्क रहने वालों में से है, जैसा मैं रहता हूँ अपनी बंदी से बात करते टाइम। ओ मेरी बंदी तो है ही नहीं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो यू को चेयर पर मरा हुआ देखते हैं। वेल्टो यू को देख के बताता है कि यू कोई प्रोफेशनल तरीके से मारा गया है, शायद इसके पीछे एक हिटमैन का काम है। और अब दोनों समझते हैं कि वो एक बहुत बड़े कांड में फंस चुके हैं और यू क्यूब वाली इंफॉर्मेशन की वजह से मारा गया है। फिर टाकाहाशी यू का हिडन लैपटॉप ढूंढती है और थोड़े तामझाम करने के बाद उन लोगों को उसमें एक बैकअप वीडियो फाइल
मिलती है। वीडियो में यू बताता है कि सिटी के ईथर रिएक्टर इमॉर्टल सोल को फ्यूल की तरह यूज करता है, जिसे इमॉर्टल फर्नेस प्रोजेक्ट कहते हैं। ये मार्कस की कंपनी का एक इविल प्लान है जो इमॉर्टल को पब्लिक की नजर में इविल बनाता है और फिर उन्हें निपटा देता है फर्नेस में डाल के फ्यूल बनाने के लिए। यू आगे बताता है कि मार्कस अब नए इमॉर्टल की तलाश में है क्योंकि रिएक्टर का फ्यूल खत्म हो गया है। जो मरे हुए इमॉर्टल थे ना वो निपट चुके हैं इस बार अच्छी तरीके से। ये सब सुन के टाकाहाशी हैरान और गुस्सा होती है। तू क्यों हो रही है, तू तो मॉर्टल है ना। पर समझ जाती है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना उसकी मौत ला सकता है। तब ये सब जान के वाल्टो डिसाइड करता है कि ये इमॉर्टल का प्रॉब्लम है और एक इमॉर्टल किंग के रूप में ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस मामले को वो अकेले हैंडल करे और अपने लोगों का मार्कस से बदला ले, उसको मार के। फिर वो यू की बॉडी को पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। तब वाल्टो माकीना को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन माकीना सामने से कोई आंसर नहीं देती, जिससे वाल्टो को समझ आ जाता माकीना के घोड़े लग चुके हैं, मतलब वो कोई खतरे में है, क्योंकि माकीना कभी भी अपने मालिक का कॉल रिजेक्ट नहीं करती, जैसे मैं अपनी मम्मी का नहीं करता। फिर सीन माकीना पे आता है जो फ्रिज खोल के देखती है कि डिनर के लिए क्या बनाना है, बट वही सेम चीजें रहती हैं जो पहले थी। पर अच्छी बात यह है कि एलेक्ट उसे बताती है कि वो बची खुची सब्जियों से एक अच्छी कढ़ी बना सकती है। तभी डोरबेल बजती है, माकीना जाके दरवाजा खोलती है लेकिन वो बहुत गुस्सा हो जाती है जब वो बाहर मार्कस को देखती है जो उसकी लेने आया है, सॉरी उसको फ्यूल बनाने के लिए आया है। लेकिन माकीना बिना कुछ बोले मार्कस पर हमला कर देती है, उसको पेलने के लिए, मतलब मारने के लिए। और माकीना के अटैक से मार्कस फ्लेम से घिर जाता है और पीछे गिरता है, लेकिन वो भी इमॉर्टल है तो इतना सब होने के बाद भी वो नहीं मरता। जिसके बाद माकीना हॉट ड्रेस में ट्रांसफॉर्म होती है जिसमें वो आइटम लग रही है और घर के बाहर निकलती है मार्कस से फाइट करने के लिए। और फाइट के पहले ही वो अपना फैमिलिया को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर लेती है ताकि मार्कस उसे हैक ना कर पाए और उसकी इंपॉर्टेंट फाइल ना देख पाए। फिर दोनों के बीच मैजिक वेपन अटैक शुरू होते हैं और पहले तो लगता है कि फाइट बराबर की है, पर मार्कस के डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठा के माकीना उसका पकड़ती है हाथ और उसे ब्लास्ट करके अलग कर देती है। मार्कस इससे हैरान तो होता है लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है जैसे ये उसका रोज का काम हो, नीचे वाला ऊपर वाला। फिर मार्कस एक एरिया अटैक करता है जिसका नाम है ब्लडी सॉर्ड रेन। इस अटैक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है लेकिन माकीना ने अपने आप को शील्ड से बचा लिया था जिससे वो सेफ रहती है। लेकिन इन दोनों की फाइट से वाल्टो और माकीना का छोटा सा आशियाना कचड़ा घर बन गया है। फिर अचानक एक ट्विस्ट आता है, मार्कस की हॉट सेक्रेटरी स्मोक से निकलती है और माकीना पे छुप के अटैक करती है, पर माकीना हॉट सेक्रेटरी को अपने एक इल्यूजन के साथ हुतिया बना देती है, जैसे लड़कों का हुतिया बनाती है ना वैसे ही। माकीना को पता था मार्कस बहुत बड़ा वाला चीटर है, इसलिए सेक्रेटरी के आने से वो हैरान नहीं है। फिर माकीना सेक्रेटरी को राख में बदलने की स्पेल तैयार करती है लेकिन मार्कस एकदम से कोड ब्रेकर बोलता है और माकीना का फैमिलिया बंद हो जाता है। फैमिलिया बंद होने से माकीना हैरान है और सेक्रेटरी इस मौके का फायदा उठा के माकीना के संतरों के आर पार अपनी तलवार कर देती है और इसी के साथ माकीना फाइट हार जाती है। लेकिन मार्कस माकीना के ऐसे कुत्ती भरी हालत देख के खुश है, लेकिन माकीना पूछती है तूने क्या किया मेरे साथ। मार्कस कहता है मैंने अभी थोड़ी ना कुछ किया है, वो तो बाद में करूंगा। फिर मार्कस बताता है उसने सिर्फ उसका फैमिलिया शट डाउन किया है। ये सुन के माकीना को शौक लगता है क्योंकि उसने अपने फैमिलिया को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट किया था, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। मार्कस कहता है कि उसका फैमिलिया एक स्पेशल प्रोटोटाइप है जो मॉडर्न फैमिलिया से ऊपर है और क्योंकि वो IHMI का डायरेक्टर है जो फैमिलिया बनाती है तो उसके पास सब फैमिलिया का एडमिन एक्सेस है, जिस वजह से वो ऑफलाइन फैमिलिया को भी अपनी मर्जी से बंद कर सकता है। फिर मार्कस अपने प्लान के बारे में बात करता है कि वो दुनिया का नया डीमन लॉर्ड बनना चाहता है क्योंकि वाल्टो भैया अब पुराने और कमजोर और नल्ला हो चुका है। पर मार्कस ताकत से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल के थ्रू सभी लोगों पे राज करेगा। फिर उसकी हॉट सेक्रेटरी उसे याद दिलाती है कि उनका अगला अपॉइंटमेंट लेट हो रहा है। मार्कस फिर माकीना को बताता है कि वो इमॉर्टल फर्नेस के लिए फ्यूल बनने वाली है। फिर सीन चेंज होता है जब वाल्टो और टाकाहाशी वापस घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ एक गेम कंट्रोलर को छोड़ के। वाल्टो को आसपास माकीना नहीं दिखती जिससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि माकीना उसके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वाल्टो माकीना की यादों को याद करता है जिससे टाकाहाशी उसे बाहर निकालती है और पूछती है क्या वो ठीक है। वाल्टो रियलिटी में वापस आता है और कहता है कि यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला।
किया। टाकाहाशी ड्रोन हैक करने का प्लान बनाती है ताकि वो देख सके कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि न्यूज में बता रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। पर टाकाहाशी डिलीवरी ड्रोन को हैक करके उनकी कैमरे रिकॉर्डिंग देख के पता लगाती है कि मार्कस माकिना को ले गया है, जिसमें उसकी सेक्रेटरी ने उसका साथ दिया था और वो उसे सिटी के रिएक्टर में ले गए हैं जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसका मतलब मार्कस माकिना की सोल को रिएक्टर फ्यूल बनाने वाला है। ये सब जान के वेल्टो गुस्से में मार्कस को निपटाने जाने लगता है, क्योंकि मार्कस ने उसके माल को हाथ जो लगाया है। लेकिन टाकाहाशी उसे रोकती और समझाती है कि रिएक्टर एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और वो अकेले वहां जाके मरेगा, इसलिए उसे किसी और की हेल्प की जरूरत है। और वेल्टो को भी टाकाहाशी की ये बात सही लगती है, इसलिए वो हेल्प मांगने कहाँ जाता है, अपने पुराने दुश्मन ग्राहम के पास, जो भिखारी की तरह बैठा हुआ है जैसे उसका अभी अभी बहुत पुराना ब्रेकअप हुआ हो। वेल्टो उसके सामने घुटनों में बैठ के रिक्वेस्ट करता है, मालिक मैं हूँ एक डीमन लॉर्ड, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन ग्राहम बहुत बड़ा वाला है और हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि वो दोनों कट्टर दुश्मन जो हैं। वैसे भी एक डीमन को बचाने का काम हीरो का नहीं है, डीमन लॉर्ड जाए ना। लेकिन तब भी वो वेल्टो की बात सुनता है। वेल्टो बताता है कि मार्कस का प्लान कितना घटिया है और माकिना की जान बचाने के लिए उसकी हेल्प की उसे जरूरत है। ग्राहम को याद आता है कि उसकी फैमिली और बहुत से ह्यूमन को डीमन ने कैसे मारा था, लेकिन वो लास्ट में हेल्प करने के लिए मान ही जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा जो है, इसलिए तो वो हीरो बना। लेकिन साफ साफ वेल्टो से बोलता है, सुन बे, मैं तेरी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि जस्टिस के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर टाकाहाशी एक हिडन एंट्रेंस बताती है जो उन दोनों को रिएक्टर तक ले जाएगा बिना रिस्ट्रिक्टेड एरिया को पार किए। ग्राहम अपने यूनिक स्पेल ऑटो मैपिंग का यूज करता है ताकि मेज का एक डिटेल मैप बन सके। लेकिन ये देख के वेल्टो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो डंजन को बनाता था जिसमें बहुत टाइम लगता था और ग्राहम इस मैजिक से सब ट्रैप के बारे में पता लगा लेता था, जो एक चीटिंग है। मान लो आप फूल लगाओ और उसको कोई और तोड़ ले, ये बात मैं फूल के लिए नहीं बोल रहा। पर ग्राहम कहता है कि ट्रैप और ट्रे के चक्कर में पढ़ना उसका स्टाइल नहीं था, उसका गोल सिर्फ जल्दी से डंजन क्लियर करना था बस। टाकाहाशी दोनों को डांटती है और मिशन पे फोकस करने के लिए कहती है। ग्राहम अपना मैप कंप्लीट करता है और दोनों मेज के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद एम्बिएंट ईथर डांस होने लगता है और दोनों का टाकाहाशी के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है। लेकिन टाकाहाशी वेल्टो को कहती है कि अगर उसका काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो उन्हें एनिमी फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। रिएक्टर के करीब आते ही ग्राहम नोटिस करता है कि वेल्टो पुराने वेल्टो से काफी अलग है। पुराना वेल्टो किसी के लिए भी दयालु नहीं था। पुराना वेल्टो कभी अपने दुश्मन के सामने अपना सर नहीं झुकाता। ग्राहम वेल्टो से कहता है अगर वो ऐसा ही दयालु अपने प्राइम टाइम पे होता, मतलब 500 साल पहले, तो उनके बीच की हिस्ट्री अलग होती, मतलब कौन फाइट जीतता वो पक्का नहीं होता। लेकिन इन सब बातों में वेल्टो ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा फोकस तो माकिना को बचाने के बारे में सोच रहा था। फिर जब लेफ्ट का दरवाजा खुलता है तो अंदर वेल्टो और ग्राहम को मार्कस की हॉट सेक्रेटरी मिलती है, जो उन दोनों का लेने का इंतजार कर रही थी। अरे मतलब उनका इंतजार कर रही थी फाइट करने के लिए, क्योंकि मार्कस ने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया था कि वेल्टो यहाँ जरूर आएगा। मार्कस ने माकिना को रिएक्टर के कोर के पास बांधा हुआ है और वो बड़े मजे से अपनी पुरानी कॉमरेड को खत्म करने के लिए तैयार है। जब वेल्टो दोबारा रिकॉइल हुआ तब मार्कस ने उसके आसपास के लोगों की रिसर्च शुरू की और इसी रिसर्च से मार्कस को पता चला कि माकिना वेल्टो की बंदी है और अभी तक जिंदा है और शहर में छुपी हुई है और उसी ने वेल्टो को रिकॉइल किया है। फिर मार्कस माकिना को बताता है कि वो दोनों कहाँ हैं। इस जगह को इमॉर्टल फर्नेंस कहते हैं, जहाँ अमर लोगों की आत्मा को फ्यूल की तरह जलाकर ईथर जनरेट किया जाता है जो शहर को चलाता है। माकिना पहले मार्कस की ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके 2 सबऑर्डिनेट अभी भी मिसिंग है। मार्कस कंफर्म करता है कि उन दोनों नल्ले निब्बा निब्बी को उसने फर्नेंस में डाल दिया फ्यूल बनाने के लिए। ये सुनकर माकिना का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में अपना फायर अटैक करती है, लेकिन मार्कस अपनी शील्ड के पीछे छुपकर बच जाता है और ताना मारते हुए अपने पुराने कॉमरेड जैसे ज़ेनो के बारे में बात करता है और कहता है ज़ेनो वो पहला इमॉर्टल था जिसे फर्नेंस में डाला गया था। और मार्कस उसकी चीखों को इतना एंजॉय करता है कि उसने उन्हें रिकॉर्ड करके मिक्स टेप बना दिया। और नल्ली माकिना को अब समझ आता है उसके लगने वाले हैं, मतलब मार्कस का नेक्स्ट टारगेट वो खुद है। और मार्कस कहता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि फर्नेंस के लास्ट इमॉर्टल की सोल ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और मार्कस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस फर्नेंस के बारे में पब्लिक को पता चला तो इमॉर्टल राइट जैसे मसले उठ
रिपोर्ट्स जाएंगे जो मार्कस को पसंद नहीं है। इसी बीच मार्कस की सेक्रेटरी वेल्टो और ग्राहम के सामने खड़ी है। उसका काम था मार्कस के लिए वक्त बढ़ाना ताकि वो अपना इविल काम पूरा कर सके और माकिना को फर्नेस में डाल दे। सेक्रेटरी वेल्टो का मजाक उड़ाती है लेकिन वो ग्राहम को पहचान जाती है और ये देख के वो हैरान हो जाती है। प्रेजेंट में ग्राहम के बारे में डाटाबेस में लिखा हुआ है इसलिए वो उसको पहचान गई, लेकिन वो हैरान है कि एक हीरो डीमन लॉर्ड की हेल्प क्यों कर रहा है। बताओ कैसा कलयुग आ गया है। फिर ग्राहम वेल्टो से कहता है कि वो आगे जाए और माकिना को बचाए जो उसकी आइटम गर्लफ्रेंड है, इनडायरेक्टली तो है, जबकि वो सेक्रेटरी को रोक के रखेगा। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और सेक्रेटरी की स्पीड काफी अच्छी है लेकिन ग्राहम अपने एक्सपीरियंस की वजह से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन सेक्रेटरी को ये पसंद नहीं आता और वो अपने जीरो बेस गियर एक्टिवेट करती है। एक चमकदार रोशनी के साथ उसका नया मैग्नियो गियर सामने आता है जो न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि इसकी हेल्प से वो और फास्ट और पावरफुल भी हो गई है। ग्राहम इस नए आर्मर के सामना करता है लेकिन सेक्रेटरी की अटैक की स्पीड के आगे वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो सेक्रेटरी ग्राहम का मजाक उड़ाती है कि उसका आर्मर और तलवार आउटडेटेड और पुरानी हो चुके हैं, लेकिन ग्राहम कहता है कि ओ मैडम, जीत मॉडर्न इक्विपमेंट से नहीं होती बल्कि एक्सपीरियंस और विल पावर से होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। भाग इधर से। ग्राहम सेक्रेटरी के अटैक पैटर्न को समझने लगता है और उसका काउंटर करना शुरू कर देता है। जब सेक्रेटरी लाइटनिंग स्पीड अटैक करती है तो ग्राहम उसका ब्लेड लॉक करके एक अर्थ स्पेल कास्ट करता है जिससे सेक्रेटरी रुक जाती है और ग्राहम के नेक्स्ट आइस स्पेल से सेक्रेटरी टेम्पररी जम जाती है। फिर ग्राहम एक पावरफुल फायर बॉल अटैक पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करता है। फायर बॉल बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन सेक्रेटरी को अपने आर्मर की वजह से ज्यादा कुछ नहीं होता, उल्टा वो और गुस्सा हो जाती है और वो ग्राहम पर लगातार अटैक करने लगती है। ग्राहम उसके अटैक को ब्लॉक करके एक स्लैश अटैक करता है लेकिन सेक्रेटरी का आर्मर फिर उसे बचा लेता है और सेक्रेटरी कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, लेकिन ग्राहम उसे याद दिलाता है कि वो एक हीरो है जो अपने 500 साल के एक्सपीरियंस के साथ फाइट कर रहा है, इसलिए वो जीत के ही रहेगा। सेक्रेटरी अपना फुल माना एक ब्लेड लाइटनिंग स्ट्राइक में डालती है लेकिन ग्राहम अपनी तलवार के अंदर छुपी हुई पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी तलवार जो एक टाइम पे एक्स शॉट कहलाती थी, शॉट दोबारा अपनी पावर पाती है। तलवार के अंदर की आत्मा ग्राहम की नोबल इंटेंशन को कंफर्म करती है और ग्राहम एक अल्टीमेट टेक्निक यूज करता है। सेक्रेटरी के मॉडर्न गियर के बावजूद ग्राहम का अटैक इतना पावरफुल होता है कि सेक्रेटरी का पूरा मैग्नियो गियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी अटैक से ग्राहम ने 500 साल पहले अपने हीरो मतलब वेल्टो को मारा था। सेक्रेटरी अब इंजर्ड और कमजोर होने की वजह से हार मान लेती है लेकिन वो ग्राहम से पूछती है कि वो कैसे जीत गया, तो ग्राहम उसे बताता है कि जीत का असली राज है एक्सपीरियंस और डिटर्मिनेशन। सेक्रेटरी का प्लान था मार्कस को सपोर्ट करना लेकिन अब वो ग्राहम के हाथों हार चुकी है। ग्राहम कहता है कि वो सेक्रेटरी को नहीं मारेगा क्योंकि अब उसके लिए वो कोई खतरा नहीं है और वो पहले भी नल्ली थी अभी भी नल्ली ही है, लेकिन वो मानता है कि सेक्रेटरी स्ट्रांग है क्योंकि वो उससे फाइट करके ये पता लगा चुका है। सेक्रेटरी बताती है कि मार्कस उससे ज्यादा पावरफुल है तो वेल्टो की पैंट पीली होने वाली है, लेकिन ग्राहम को पता है वेल्टो के पास एक सीक्रेट है जिसके बारे में ग्राहम को वेल्टो के साथ फाइट करने पर ही पता चला था और इसी वजह से वेल्टो का मार्कस से जीतना पक्का है। लेकिन जब ग्राहम और सेक्रेटरी बात कर रहे थे तभी उन पर मैजिक बुलेट की बारिश होती है। ग्राहम एक शील्ड बना के दोनों को बचा लेता है। सेक्रेटरी को भी पता चलता है कि जो मैका रोबोट आए हैं वो से भी मारने को तैयार है, लेकिन ग्राहम सेक्रेटरी को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि वो एक हीरो है और किसी इंजर्ड औरत को मरता छोड़ नहीं सकता, नहीं तो वो एक विलन कहलाने लगेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। मुझे पता है इसके 9 एपिसोड आ चुके हैं और मैंने सिर्फ 6 एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो बनाना चालू कर दूंगा, अगर नहीं आता है तो दूसरी वीडियो बनाऊंगा। काम तो मेरा वीडियो बनाने का है ही। और आप लोग मुझे अच्छे अच्छे एनिमे रिकमेंड करो। मैंने पिछली वीडियो आप ही लोग के रिकमेंडेशन पर बनाई थी लेकिन उस पर व्यूज नहीं है। हाँ मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मेरा लॉन्ग वीडियो बनाने का मन नहीं करता। एनिमे का रिकमेंडेशन कमेंट में बता देना और कोई यूनिक एनिमे होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।